वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपकी एजुकेटर प्रतिमा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस नए सेशन में। इससे पहले मैं 7 क्लासेस आपको प्रोवाइड कर चुकी हूं सीसैट की, और हम ये जो हमारी सीरीज है ये सीसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है। मैं आपके लिए सीसैट का कोर्स कंप्लीट बना चुकी हूँ। इस सीरीज में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना सिखाऊंगी कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। स्मार्ट ट्रिक्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। कम समय में आप कैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं वो बताऊंगी। और लेकिन उनके पीछे की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरी है, वो ऑलरेडी मैं आपको सीसैट वाले कोर्स में करवा चुकी हूँ। सो आप में से जिसने भी वो कोर्स परचेज नहीं किया है, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, सीसैट के पूरे सिलेबस को समझने के लिए आप उस कोर्स को ले सकते हैं। हमारी अपनी एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको वो कोर्स वहां पर से मिल जाएगा। राइट, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ए सर्कल इन विच सेक्टर्स रिप्रेजेंट वेरियस क्वांटिटीज इज कॉल्ड। एक ऐसा सर्कल जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक सर्कल है। राइट, अब बच्चे इस सर्कल में मैंने क्या किया कि बहुत सारी चीजें इसमें बना दी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने एक यहां पर एक बना दिया, फिर उसके बाद मैंने एक और यहां पर बनाया। ठीक, मैंने एक सेक्टर इसका यहां पर बना दिया, एक सेक्टर मैंने इसका इधर बना दिया, एक सेक्टर मैंने इसका इधर बना दिया। अब मैंने ये सर्कल मेरा यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया है। अब मान लीजिए मैंने ये एक घर का बजट बनाया। इसमें मैंने बताया कि जो फूड है उस पर इतना खर्चा होता है। मान लीजिए 10% फूड पे खर्चा होता है। ठीक है, आपके जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, उस पर मान लीजिए आपका 20% खर्चा होता है। बच्चों के लिए शॉपिंग कर ली, उसमें ज़्यादा खर्चा हो गया। राइट, घर में राशन वगैरह जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर आ गए। तो इस तरीके से मैंने डिफरेंट एंटिटीज को एक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो जहां पर हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी चीजों को, ठीक है, सेक्टर्स में जब हम उसे बांटते हैं तो उसे हम पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट एक अपने आप में एक टॉपिक है जो आपका मैथ्स का टॉपिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन में ये आता है। इसमें आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो सिंपल, ये तो अभी एक थ्योरी क्वेश्चन है तो मैंने आपको बताया, तो इसका सही आंसर होगा पाई चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान का कौन सी संख्या होगी। आपको यहाँ पर पूछा, ये जो रूट के अंदर में क्वेश्चन मार्क दिया है, इसकी जगह पे क्या आएगा। देखो बच्चे, ये रूट में है जो भी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 19 इंटू में 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये उस साइड जाके ना स्क्वायर बनेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका जो रूट लगा है उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। तो 19 का स्क्वायर 361 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 5776 आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जो वैल्यू पूछी है वो 5776 है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट, रूट 841 और रूट में 3279 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स। 841 की अगर हम बात करें तो 841 आपका किसका रूट है, 29 का। उसके बाद रूट में 3279 है, यहाँ पे 3249 होना था, ये मिस्टेक है। ठीक है, 3249, और अगर 3279 भी मानते हैं तो 57 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब आपको बोल रहे हैं इनके बीच में नेचुरल नंबर्स कितने हैं, तो आप सिंपल देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 28। ठीक है, अब 28 तो तब है जब 29 इसमें ऐड हुआ, 29 के बाद 28 ये है ना, यानी कि एक ऐड हुआ है ना, तो -1 कर दो। हमें तो बीच वाला नंबर चाहिए ना, बीच में 29 और 57 के बीच में चाहिए हमको, तो 27 आएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट में कहता है, नेक्स्ट ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई का 20%, x माइनस वाई का 50% है, तो आपको पूछा है कि x रेशो y जो है वो किसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात समझो बच्चे, x प्लस वाई इसका 20% यानी कि 20/100, ठीक है, ये किसके बराबर है, x माइनस वाई के 50% के बराबर है। सीधी सी बात है यहाँ पर, ये क्लियर है सबको। ठीक, अब बच्चे यहाँ पर ये देखो 100 कैंसिल है, 0 0 कैंसिल है, सिंपल 2/5 है। आप इसको 1/5 करके भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y, और ये इधर कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5y। x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लो, तो x वाला इधर आ जाएगा या उधर ले जाओ उसे, तो उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7y। तो x अपॉन में y कितना आ जाएगा, 7/3। सो करेक्ट आंसर 7/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12 जो प्रति वर्ष है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कि दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है, जो ब्याज है वो 340 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है उसी दर से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब सेम है, समान राशि पर प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम है, उस राशि पर उसी अवधि के लिए टाइम पीरियड भी सेम है, 2 वर्ष के लिए ही है, साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, यानी कि यू हैव टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट, चलिए बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना, अमाउंट जो होता है वो कितना होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 की पावर n होता है। n इज अ नंबर ऑफ इयर्स, r रेट ऑफ इंटरेस्ट, p प्रिंसिपल अमाउंट और a आपका अमाउंट होता है। ठीक, अब बच्चे यहाँ पर ये कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कब मिलता है, जब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। तो ये आपका अमाउंट है, यानी कि p1 प्लस, राइट, r आपको दे रखा है कितना, 12 दूनी 24 और 25/2, यानी कि इसको 25/200 कर लो, डायरेक्ट कर लो, है ना, इतना तो क्लियर हो गया होगा। 2 वर्ष में तो टाइम 2 वर्ष हो गया, और ये अमाउंट है, इसमें से प्रिंसिपल में माइनस करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 340 रुपए, क्योंकि वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब बच्चे ये 25 8 200 होता है, 1/8 आ गया, तो 8 एकम 8 9/8 आया है, ये सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये यहाँ पर आ गया 9/8, यानी कि 9 9 81 और 8 8 जा 64, ये निकला। सिंपल है ना, मैंने एक स्टेप आगे बढ़ गई हूँ, डायरेक्ट कर लिया है, आप लोग भी कर सकते हैं। राइट, अब ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर ऊपर जो है इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, 17, और नीचे में आ जाएगा 64। राइट, कैसे आया, प्रिंसिपल कॉमन ले लिया, यहां पर -1 आ गया, इन दोनों का एलसीएम लेके यहां पर करा तो ये आया डायरेक्ट, क्योंकि सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन है इसलिए मैंने यहां पर डायरेक्ट आपको बता दिया है। ये बराबर है बच्चे 340 के। प्रिंसिपल अमाउंट आप यहां से पता कर लो, ठीक है, 17 2 जा 34 होता है, और 64 यहाँ पे 2 करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो 1280 यानी कि 1280 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि 1280 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। अब आपको बोला क्या गया है, निकालना क्या है आपको इसमें बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। राइट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1280, ये दिख रहा है ना सबको, यहाँ पर नीचे विजिबल है, हाँ, तो ये कितना है 1280
80। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वही है 25/2, यानी कि ये अपॉन में 25 और नीचे अपॉन में इसको 200 कर देंगे। टाइम आपका 2 साल है। तो सिंपल देखो बच्चे, 25 × 200 यहाँ पर भी कट जाएगा, 2 चौक 8 ये भी कट जाएगा, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 0, 320 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया है यहाँ पर 320 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। इन ए क्यू ऑफ 90 पीपल, 90 लोगों की एक कतार है, उसमें रतन जो है 15th टू द राइट ऑफ पवन हु इज 40th फ्रॉम द लेफ्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रतन इन अ क्यू फ्रॉम राइट, यानी कि 90 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रतन जो है वो पवन के दाईं ओर है। ये आपको दिख रहा है ना, पवन के दाईं है, ये 15वां है जो बाएं से 40वें स्थान पर है। यानी कि पवन की अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने पवन को बिठा लिया यहां पे, ठीक है, ये मेरा पवन यहां पे बैठ गया है, ये पवन है। अब ये कहता है कि पवन जो है वो 40th है लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट साइड यहां से स्टार्ट होगा। यहां से पवन की पोजीशन कितनी है, 40वें नंबर पे है पवन, ठीक। फिर कहता है कि रतन पवन के राइट में है, यानी कि पवन अगर यहां पे तो इसके राइट में कौन है, रतन। और कितना राइट है, 15 राइट है। तो बच्चे ये यहां से यहां तक 40 है, ये 15 आगे है, यानी कि ये 55 हो गया। ये लेफ्ट से कितना हो गया, 55वें नंबर पर हो गया। तो आपको पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रतन इन द क्यू फ्रॉम द राइट, यानी कि इधर से, ये राइट है, ठीक है। यहां से रतन की पोजीशन आपको पता करनी है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, टोटल स्टूडेंट अगर आपको पता है तो आप लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं। टोटल स्टूडेंट आपको पता है यहाँ पर कि 90 है। लेफ्ट से इसकी पोजीशन रतन की कितनी है, 55। राइट से इसकी पोजीशन आपको पता करनी है -1। तो 55 - 1 54, 54 इधर चला जाएगा, तो 90 - 54, यही आपकी यहाँ पर इसकी राइट की पोजीशन होगी, यानी कि 36, ठीक है। तो इसकी राइट से इसकी पोजीशन क्या होगी, 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, कैलेंडर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है, 18 फरवरी, को क्या है, ट्यूसडे है, मंगलवार। आपको पूछ रहा है कि 18 फरवरी 2000 को क्या होगा, ठीक है। डेट सेम है, मंथ सेम है, केवल ईयर चेंज हुआ है। तो जब ईयर चेंज होता है तो 1997 से 2000 में जाने के लिए कितने साल लगे, 3 साल लगे, बीच में कोई लीप ईयर नहीं है। तो सिंपल है, ट्यूसडे की कोडिंग क्या होती है, 2 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5 कोडिंग किसकी होती है, फ्राइडे की, यानी कि शुक्रवार। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़े। कहता है लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोरों से 15वें स्थान पर है। ये लड़कों की पंक्ति है, रमेश यहां कहीं बैठा है, बीच में कहीं पे भी बैठा है, हमें उसकी पोजीशन नहीं पता। लेकिन ये कहता है किसी भी साइड से देख लो, आप इधर से देखोगे तो भी रमेश 15वें नंबर पर है, आप अगर इधर से देखोगे राइट साइड से तो भी रमेश 15वें ही नंबर पे है। उसकी किसी भी साइड से उसकी पोजीशन जो है वो 15 है। कहता है ये पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या कितनी है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, टोटल यानी कि लेफ्ट प्लस राइट -1 सेम। अब बच्चे यहाँ पर देखो, लेफ्ट में कितना है वो 15, राइट में भी 15 है, तो -1, 15 15 30 में से 1 कम करेंगे तो 29, यानी कि उसकी जो क्लास है उसमें जो लड़कों की संख्या है वो है 29।
क्लियर? नेक्स्ट, ये अब आपका है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी निश्चित कोड में अलमीरा को इस तरीके से लिखा जाता है तो निम्नलिखित में किस कोड को DN द्वारा ये DNRWLUA के लिए लिखा जा सकता है? देखो बच्चे, यहां पर लिखा है ALMIRAH अलमीरा, और कोडिंग इसके लिए की गई है BNPMWGO, राइट। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कोड को GN वाला के लिए DNRWUA के लिए लिखा जा सकता है। चलिए, A से B में गए। A की जो प्लेस वैल्यू होती हैं 1, ठीक है, L होता है 12, M 13, I 9, R 18, A 1 और H होता है 8। जो इस पर डिकोडिंग की गई है उसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं 2, यहाँ पे 14, 16, 13, 23, 7 और ये होता है 15। बच्चे 1 से 2 में गए यानी कि 1 ऐड किया, 12 से 14 में गए हैं तो 2 ऐड किया है, 13 से 16 में गए हैं तो 3 ऐड किया, 9 से 13 में गए हैं 4 ऐड किया है। उसी तरीके से यहाँ पर 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 ऐड किया है। यानी कि बीच में जो एडिशन हुआ है वो सक्सेसिव नंबर्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछा गया है इसके लिए DNRWLU और A। अब इसमें क्या बोला है कि ये किस कोड के लिए लिखा जा सकता है, यानी कि ये आपको ऑलरेडी कोडिंग दी गई है, किसके लिए लिखा गया है वो पता करना है। तो जैसे यहां पर आपने सब में प्लस किया था, यहां पर आपको माइनस करना होगा। सबसे पहले -1 करेंगे, फिर -2 करेंगे, -3, -4, 5, -6 एंड -7, ठीक। अब D में से 1 कम करेंगे तो C, N में से -2 करेंगे तो L। अब CL करके यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑप्शन नंबर C है, तो आप ये देख के भी अपना आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन नंबर C है जिसमें आपके ये 2 लेटर्स आए हैं, बाकी तो किसी में नहीं आए। बाकी करके देख लो, ये R 18 होता है, इसमें से 3 कम करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा O, ठीक है। फिर W है 23, इसमें से कम करेंगे हम तो यहाँ पर हमारे पास ये S आ जाएगा, फिर G आएगा, फिर O आएगा, फिर T आएगा। ये कंप्लीट हो चुका है आपका। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ये आपको पता करना है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, ये नंबर है 1, ठीक है। 1 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 3 एकम 3 +1 4, तो 1 के ऑपोजिट में 4 दे रखा है, ठीक। ये 5 है ना, ये 5 है। 5 में 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 5 3 15 और 1 16, ये आपको दे रखा है। नेक्स्ट 3 का भी हो गया। अच्छा 22 का देखो, 22 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 66 और 1 हो गया 67, ये देख लिया। अब पूछा किसके लिए है आपको, 3 के लिए, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 और 1 10, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। कहता है फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। जॉन लुक्ड एट द ताज एंड सेड हाउ मैग्निफिसेंट, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट है। इसमें कहता है कि जॉन ने ताजमहल की तरफ देखा और कहा कि वाह कितना सुंदर है, कितना आश्चर्यजनक है। तो यहाँ पर जब ये एक्सक्लेमेटरी है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन भी आना चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है देखो, जॉन लुक्ड एट द ताज एंड सेड की जगह यहाँ पे टोल्ड कर लिया।
तो ये तो आपका पहले ही गलत हो गया सिर्फ टोल्ड देखने, क्योंकि सेड ही रहेगा बच्चे, ठीक है ना। या तो वो एक्सक्लेम्ड कुछ आ जाएगा या तो वो सेड का सेड रहेगा, लेकिन टोल्ड नहीं आ सकता। नेक्स्ट में जॉन लुक्ड एट द ताज एंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज वेरी मैग्निफिसेंट। ये हो सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं। आगे देखो, जॉन लुक्ड एट द ताज एंड आस्क्ड। आस्क तो क्वेश्चन मार्क में आता है, ऊपर क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, और नन ऑफ द अबव नहीं होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिटेल से टॉपिक वाइज सारे इसके एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको सीसेट वाले कोर्स में, इंग्लिश के कोर्स में करवा रखे हैं। नेक्स्ट, बोथ ही एज वेल एज हिज सन वर प्रेजेंट। सबसे पहले तो एक बात समझो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, नोट कर लो कि बोथ और एज वेल एज कभी भी एक साथ एक ही सेंटेंस में नहीं आते, ठीक है। कभी भी एक साथ एक ही सेंटेंस में ये नहीं आते। अगर बोथ लिखा है तो एज वेल एज लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर एज वेल एज लिख रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट, उसमें जो वर्ब लगती है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट ही है तो उसके हिसाब से यहाँ पे वॉज आना था, लेकिन फिर हमें बोथ को हटाना था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम बोथ रख रहे हैं तो हम एज वेल एज को हटा देंगे। पहले में लिखा है बोथ ही एंड हिज सन वॉज प्रेजेंट, तो बच्चे यहाँ पर इस डबल कॉमा की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में बोथ ऑफ देम लिखा है, तो देम लिखा है, फिर ही एंड हिज सन भी लिखा है, ये भी गलत है। बोथ ही एंड हिज सन वर प्रेजेंट, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है इसको, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव में दे रखा है, पैसिव में बदलना है। एवरीवन है, लव्स हिम, तो ये जो आपका हिम है ये ही में कन्वर्ट हो जाएगा। लव्स है यानी कि प्रेजेंट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज किया गया है, तो जो बी होता है, बी की फर्स्ट फॉर्म आती है इज आती है, या तो आर आती है या तो एम आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ही है तो ही के साथ तो इज ही आएगा, तो ही इज लव्ड बाय एवरीवन, राइट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और थर्ड फॉर्म लव की होती है लव्ड। अब बच्चे यहाँ पर देखो, ही इज लव्ड बाय ऑल, जब एवरीवन है तो ऑल कैसे आ गया? अपने मन से कुछ भी लगा दो, ऐसा तो नहीं होता। ही लव्स लिखा है, लव्स कैसे आ सकता है? जब लव्स लिखा है उसे तो कन्वर्ट करते हैं ना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद लिखा है ही प्लस लव्ड बाय एवरीवन, तो बच्चे वॉज नहीं आएगा मेरे बच्चे, वह फर्स्ट फॉर्म है और बी की फर्स्ट फॉर्म एस और एस है, यानी कि बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम ही यहाँ पर यूज हो सकती है। सो ही इज लव्ड बाय एवरीवन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड एज एन एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड वेंडल। वेंडल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो वेंडल को समझो। वेंडल होता है किसी के प्रॉपर्टी, किसी के जो अधिकार में कोई चीजें होती हैं उसको तबाह करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, राइट। तो यहाँ पर वन हु डिस्ट्रॉयज वर्क्स ऑफ आर्ट, वन हु क्रिएट्स, तो क्रिएट्स तो नहीं होता, वेंडल आता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली, नो। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वो ओमनीसेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है एवरीवेयर। यहाँ पे डिस्ट्रॉय की बात हो रही, तो डिस्ट्रॉय वर्क्स ऑफ आर्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज 0R। 0R बच्चे एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जहाँ पे ऑपरेशन बिगिन होता है, ऑपरेशन स्टार्ट होता है। आपने पार्लियामेंट में भी देखा होगा, ठीक है, जब जहाँ से शुरू होता है कार्रवाई करना उसे 0R कहते हैं। तो 12 o'clock at night, नो। द आर व्हेन एन ऑपरेशन बिगिंस, यस, जहाँ से कोई ऑपरेशन स्टार्ट होता है। सनराइज नहीं होता है, सनसेट के टाइम को भी नहीं बोलते हैं। जब किसी काम की शुरुआत करते हैं उसे कहते हैं 0R। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसका? इंटरपर्सनल स्किल्स। बहुत गर्मी है और मुझे जो क्लासेस लेनी पड़ती हैं वो बिना फैन के लेनी पड़ती हैं, मतलब फैन भी नहीं चलाती हूँ मैं, क्योंकि फैन चलाऊंगी तो आवाज़ आएगी, है ना, और आवाज़ आएगी तो फिर आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो बिना फैन बंद करके लेना पड़ता है क्लास, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अकर। कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, संचार प्रक्रिया में
नामांकित में से कौन सा चरण सबसे पहले आता है? सबसे पहले आता है बच्चा किसी भी चीज को एनकोड करना। मैंने आपको कोई मैसेज दिया है तो उस मैसेज को आप क्या करेंगे? एनकोड करेंगे। उसके बाद ही मैसेज आगे ट्रांसमिट होता है, फिर अपने हिसाब से पर्सन उसे डिकोड करता है, जो भी उसे रिसीवर जो भी सिग्नल्स मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द स्किल्स that facilitates interaction and communication with others। देखो बच्चे, जब भी हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतः क्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। जब भी बच्चे यहाँ पर बात होगी किसी के साथ इंटरेक्शन की, किसी के साथ कम्युनिकेशन की, तो वहां पर आपके सोशल स्किल्स देखे जाते हैं। सोशल स्किल्स में आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपका बात करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, आपके वे ऑफ एक्सप्रेशन, किस तरीके से आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो सब यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है? महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना, समझौता पाने की अक्षमता, राइट, भूलने या विस्मृत करने और क्षमा करने की तत्परता, यह विश्वास कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंपॉर्टेंट मैटर्स? नो, आपको बोला है अनहेल्दी। अनहेल्दी की बात कर रहा है बच्चे, यानी कि जो ठीक नहीं है, जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इनएबिलिटी टू सीक कॉम्प्रोमाइज, किसी भी चीज में मान लीजिए कहीं पे कोई बात हुई है, उस चीज को समझौता करने, अगर वहां पे जरूरत है कॉम्प्रोमाइज करने की, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो डेट इज द अनहेल्दी प्रैक्टिस। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इनएबिलिटी टू सीक कॉम्प्रोमाइज, राइट। अगर हम किसी को फॉरगेट करते हैं, भूल जाते हैं या माफ कर देते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, राइट। दोनों पार्टी इस पे बिलीव करते हैं, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे अनहेल्दी की बात हुई है। Which one of the following is not used to denote interpersonal relation? जब हम interpersonal relation की बात करते हैं, interpersonal यानी कि दो persons के बीच में आपस में relations, right? तो वहां पर people skills देखा जाता है, soft skill देखा जाता है, किस तरीके से आप बात करते हैं, life skill देखा जाता है, लेकिन organizational skill नहीं देखा जाता। organizational skills यूज किए जाते हैं कंपनीज में, organizations में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 9, चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ।